ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार जी, मैं सुत पीके में आप सभी का वेलकम। क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 में लेक्चर 1 के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। लेक्चर 2 में हम एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इसकी थ्योरी के साथ में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी थ्योरी, इसका कंसेप्ट, क्योंकि बच्चों कंसेप्ट इज द पावर। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जरूर, नेचुरल नंबर्स को पढ़ा हुआ है। हिंदी में आप कहते हो इनको प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। इन्हीं को हम बच्चों कह देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। कहते हो कि नहीं कहते? इन्हीं को हम हिंदी में पॉजिटिव इंटीजर्स का ही नाम है धनात्मक पूर्णांक। सही बात है। नेचुरल नंबर्स का सिंबल कैपिटल N, पॉजिटिव इंटीजर्स का सिंबल कैपिटल Z+। होती कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 है ना, ऐसे ये सारी की सारी। तो इनको अपन कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Z+ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पर भी ये सब लिखा हुआ वो एक ही मीनिंग होगा और वो होगा 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं होंगी। ठीक है। अच्छा जी, इन्हीं नेचुरल नंबर से, इन्हीं धनात्मक पूर्णांकों से अपन 2 प्रकार की संख्या निकालते हैं, है ना। 2 तरह की संख्या कौन सी? एक तो कंपोजिट नंबर्स, एक प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर को हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स को हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अच्छा जी, क्या होती हैं ये? मैं अपनी तरह से सिखाता हूँ आप लोगों को ना, जो एकदम सिंपल कंसेप्ट से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट मेरा, भाज्य संख्या वह संख्या, वह नंबर जो प्राइम नहीं है, जो अभाज्य नहीं है। वह संख्या जो अभाज्य नहीं है, भाज्य होगी। सही बात है ना। वह संख्या जो अभाज्य नहीं, संख्या का मीनिंग यहाँ पे नेचुरल नंबर से ही लिया जाएगा, आप पूरे इंटीजर से ना ले लें। ठीक है ना, ये ज़रूर ध्यान रखें। वह संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है। तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा, तो फिर अभाज्य क्या है, प्राइम नंबर क्या है? बिल्कुल आ रहा होगा। तो उसका भी कंसेप्ट सिखाते हैं आपको। देखिए, ध्यान से देखिए। कोई संख्या, कोई नेचुरल नंबर जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, यानी कि जिसमें स्वयं का, सेल्फ का पूरा पूरा भाग जाता हो, विभाजित होती हो, डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, है ना। अब आपको ये दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि दुनिया की कोई भी संख्या ले लो सर, उसमें खुद का भाग तो जाता ही है। और जैसे मैं कहूँ 4, 5, 6 कोई भी ले लो, 4 में 4 का तो जाएगा ही और 1 का वैसे ही जाता है ना। 1 का तो सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता ही है। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? तो जी मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए, खुद का और 1 का, है ना। इनके अलावा किसी और संख्या का डिवीजन ना हो पाए पूरा पूरा, किसी और संख्या का पूरा भाग ना जाता हो, है ना। यानी कि किसी और संख्या से पूर्णतया डिविजिबल ना हो। चलो जी, कुछ हमने नेचुरल नंबर्स की बात की है उनको उठाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे उठाते जाओ। ये तो ख़त्म तो होने वाली है नहीं, है ना। तो हमको तो कुछ एग्जाम्पल से ही निपटा देना है। अब देखो जी, इनमें से कौन सी प्राइम नंबर्स हैं। तो हमको ये नहीं देखना अब कि खुद का भाग जा रहा है क्या 1 का भाग जा रहा है क्या, नहीं। हमको ये देखना है कि किसी और संख्या का भी भाग जा रहा है क्या। अगर किसी और संख्या का भाग गया तो वो प्राइम नहीं होगी। तो क्या हो जाएगी? जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है, भाज्य संख्या है ना।
मैं 2 की बात करूँ, 2 में खुद का तो जाता ही है, 1 का भी जाएगा, इसके अलावा नहीं जाता जी। तो इसके अलावा नहीं जाता तो ये प्राइम नंबर है। सही बात है। 3 में भी किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, ये प्राइम नंबर है। 4 में 2 का जाता है, ये कंपोजिट है ना भाई। 4 का तो जाता ही है, 1 का जाता ही है, 2 का भी जा रहा है। सारी की सारी आगे जितनी भी 2 को छोड़ दो, बाकी जितनी भी इवन नंबर्स आएंगी ना 4, 6, 8, 10, इस सब की सब कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि इन सभी में 2 का भाग जाता है ना। 5 में देखिए, 5 के अलावा किसी और का नहीं जाता है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है। 6 में 2 और 3 का तो जाता है ना, तो ये कंपोजिट नंबर हो गई। बात समझ में आ रही है। 7 में 7 का ही जाता है या फिर 1 का जाता है, तो ये प्राइम नंबर है। 8 में 2 का जाता है, क्योंकि ये इवन नंबर होगी ना, और आगे के जितने भी इवन नंबर हैं उन सब में 2 का भाग जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आई। यानी कि या तो खुद का भाग जाता हो या 1 का भाग जाता हो। अब जैसे यहाँ पर आप कोई भी प्राइम नंबर उठाओगे, जैसे मैंने उठाया 2, तो इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 2 गुणा 1। सही बात है। मैंने एक और प्राइम नंबर उठाई 5 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 × 1। इन्हीं फैक्टर से मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, कि यहाँ पर मैक्सिमम फैक्टर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, मैक्सिमम 2 फैक्टर बन रहे हैं ना। और इसका मीनिंग क्या है कि या तो 2 का भाग जा रहा है, यानी कि खुद का भाग जा रहा है, या 1 का जा रहा है ना। यहाँ इसका मीनिंग क्या है, या तो 5 का जा रहा है या 1 का जा रहा है। यही बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई। ठीक है। अब बात करें सर, आपने 1 के बारे में तो कुछ नहीं समझाया। देखो जी, 1 का कंसेप्ट क्या कहता है, हमने कहा कि या तो खुद का जाता हो या 1 का जाता हो। अब मैं इसमें खुद का भाग दूंगा, है ना, और इसमें 1 का भाग दूंगा, तो बताओ ये कुछ अलग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ये तो एक ही बात हो गई, है ना। यानी कि फैक्टर तो एक ही बनेगा, 1 का तो एक ही फैक्टर आएगा, वो 1 आएगा, क्योंकि 1 तो आ गया ना भाई। इसको ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे 1 × 1, ऐसे तो ना लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे तो फिर लिखते जाओ × 1 × 1 × 1, ऐसे लिखते जाओ, ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। तो इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर बन रहा है ना। और यहाँ देखो 2 फैक्टर बन रहे हैं। बात समझ में आई। तो 1 जो है वह न तो अभाज्य है ना, अभाज्य नहीं है ना। और जो संख्या अभाज्य नहीं है हम कहते हैं वो भाज्य है। जी नहीं, ये भाज्य भी नहीं है। ये इसमें ना तो भाज्य वाला कंसेप्ट बन रहा है, ना ही अभाज्य वाला कंसेप्ट। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 1 जो है वो न तो भाज्य है नहीं अभाज्य। लिख लेना आप लोग, 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य, नहीं अभाज्य, है ना। न तो प्राइम नहीं कंपोजिट, कुछ नहीं है ये। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। हमने फैक्टर्स की बात की, हम एक संख्या उठाते हैं, इवन नंबर है 6। ठीक है, 6 इवन नंबर। एक हमेशा ध्यान रखो बच्चों, ये जो 2 है ना, इसमें खास बात क्या है, ये एक अकेली दुनिया की ऐसी इवन नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर है जो प्राइम नंबर है। बाकी सारी की सारी कंपोजिट नंबर हैं, जितने भी इवन नंबर्स हैं ना। तो ये 2 जो है वो दुनिया की अकेली, है ना, दुनिया की अकेली, है ना, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है जो प्राइम है, जो प्राइम है। ये क्वेश्चंस आता है बच्चों, काफ़ी एग्जाम्स में आ जाता है। आगे आप जब एग्ज़ाम्स दोगे ना 2-3 साल बाद में, तब आपको पता चलेगा। अब देखो जी, 6 के हमने फैक्टर किए 2 × 3 × 1, यही तो होंगे ना। 3 फैक्टर आ गए, 2 से ज़्यादा आ गए और 2 से ज़्यादा आ गए, तो ये कंपोजिट हो गई। सही बात है। अब किसी संख्या का हम फैक्टर करते हैं, जैसे 6 के आगे मैं 0 लगा दूँ तो 60 हो जाएगा। 60 की मैं फैक्टर करता हूँ, मैंने 2 का भाग दिया तो 30 आया, है ना, और फिर 2 का दिया तो 15। ये फैक्टर तो आप लोगों ने किए होंगे पहले भी। हाँ जी, बिल्कुल किए हैं। 3 का भाग दिया तो 15 में 5 आएगा, 5 का दिया तो 1 आया। तो 60 के फैक्टर क्या हुए, 60 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3 × 5 × 1। अब हम कहते हैं कि सर, आप कहोगे सर ये 1 तो सभी संख्या में होता ही है मल्टीप्लाई में, कि 16 × 1 तो ये तो हमेशा ही होगा, कोई भी संख्या उठा लो। बिल्कुल होता है जी। तो फिर इस 1 को बार बार लिखने की क्या आवश्यकता है। तो चलो ठीक है, मैं हटा देता हूँ इसको, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब हमने जो फैक्टर यहाँ पे किए हैं, अगर ये फैक्टर्स किसी संख्या के, किसी कंपोजिट नंबर के आपने फैक्टर किए, अगर ये फैक्टर्स प्राइम हैं सारे के सारे, क्या ये प्राइम है, 2 प्राइम है, ये भी 2 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। हाँ जी, ये सारे के सारे प्राइम है। अगर प्राइम अगर फैक्टर आ रहे हैं तो इस फैक्टराइजेशन को अपन क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अभाज्य, अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है ना, इस विधि को कह देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। बात समझ में आ रही है। अगर 60 का आपने फैक्टर ऐसे किए होते कि 6 का भाग दे दिया तो 10 आ गया,
ठीक है। फिर 10 में 5 का दे दिया तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 में भाग दिया 2 का तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 60 के फैक्टर क्या होते? 6 × 5 × 2। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत में किसका भाग दे दिया? 6 का। और 6 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आई? तो ये 6 अगर कंपोजिट है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, ये सिर्फ एक गुणनखंडन किया है हमने, फैक्टराइजेशन किया है। बात समझ में आई? तो बच्चों इस प्राइम फैक्टराइजेशन से एक कंसेप्ट निकलता है और उसको हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। इंग्लिश में बोले तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ये क्या कह रहा है जी? दुनिया की कोई भी आप भाज्य संख्या उठा लो, जैसे आपके पास में 60 एक भाज्य संख्या थी, ठीक है ना, तो इस कंपोजिट नंबर को, इस भाज्य संख्या को हम किस में लिख सकते हैं? किसके फैक्टर्स में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं। हमने फैक्टर किए ना इसके, हमने लिखा 2 का भाग दिया तो हमने यहाँ पे लिखा 30, फिर हमने 2 का भाग दिया तो हमने 15 कर दिया, फिर 3 का दिया तो 5 आ गया, फिर 5 का दिया तो 1 आ गया। तो 60 के फैक्टर क्या बन गए? 2 × 2 × 3 × 5। ये हमने किया ना? हाँ जी। तो ऐसी दुनिया में कोई भी संख्या हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम इन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? यह गुणनखंडन जो आपने यहाँ पे फैक्टर्स किए ना, ये फैक्टराइजेशन, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि अगर हम क्रम को ध्यान में ना रखें तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब यही संख्याएं आएंगी मल्टीप्लाई में, 5 3 2 2 60 के अगर आपको फैक्टर करना है तो, ठीक है। जैसे मान लो कोई और बंदा है, ये तो आपने मान लो फैक्टराइजेशन कर दिया, किसी और ने फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट किया, आपके दोस्त ने, तो उसने क्या किया? 60 जो है उसमें पहले 3 का भाग दे दिया, 3 का दिया तो आया यहाँ पे 20, 20 में फिर उसने 5 का दे दिया तो आया 10, है ना, नहीं 10 नहीं 4, और 4 में 2 का दिया तो 2, फिर 2 में दिया तो 1। तो उसके फैक्टर्स क्या बने? उसके फैक्टर्स बने यहाँ पे 3 × 5 × 2 × 2। तो यहाँ पर क्रम जो है, ऑर्डर जो वो चेंज हो गया, देखो, है ना। यहाँ शुरुआत में जो 2 आ रहा था वो 2 3 नंबर पे आ गया, जो 3 नंबर पे 3 आ रहा था वो शुरुआत में आ गया आपके दोस्त का, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम इस ऑर्डर को ध्यान में ना रखें, भाई वैल्यू तो वही आएगी 60, तो इस ऑर्डर को अगर हम ध्यान में ना रखें तो ये फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है। यूनिक कैसे है? देखो संख्याएं तो वही आ रही है ना फैक्टर्स में, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसके अलावा तो नहीं आ रहे ना, कोई फैक्टर में कोई संख्या नहीं आ रही जी। यही कह रहा है जी ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में, ठीक है ना। यानी कि ये फैक्टर जो है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है अगर हम इस ऑर्डर को ध्यान में ना रखें तो, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने पीछे की कक्षाओं में जब HCF और LCM निकाले थे तब कैसे निकाले थे? जैसे आपके पास में कोई 2 संख्याएं हैं 36 और 120, तो आपने ज़रूर फैक्टर किए होंगे, है ना। हाँ जी, तो फैक्टर हम यहाँ पे करेंगे प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से किया 9 को 3, और 3 से फिर से किया 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम फैक्टर करते जाएंगे। तो यहाँ आपको 36 के फैक्टर मिल जाते थे 2 × 2 × 3 × 3। ऐसे ही 120 में देखें तो 2 से डिवाइड किया 60, फिर से 2 से डिवाइड किया 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, फिर 15 में 3 का भाग जाएगा 5, और 5 को डिवाइड किया 5 से 1। तो 120 के आपको फैक्टर क्या मिलते हैं? 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। सही बात है। जब हम पीछे की कक्षाओं में HCF निकालते थे तो हम ये कहते थे कि कॉमन फैक्टर जो है उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ कॉमन फैक्टर 2 है तो हमने 2 ले लिया, फिर अगले में अगला कॉमन फैक्टर 2 है तो इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही अगला कॉमन फैक्टर 3 है तो 3 हमने ले लिया, जितने कॉमन फैक्टर्स हैं वो ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, तो 2 ×
कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से एक ही लेना, ऐसा नहीं कि दोनों मल्टीप्लाई एक साथ ले लो, 2 × 2 ये ले लिया, 2 × 2 ये ले लिया, ऐसे नहीं। ये एक सिंगल ले लिया, फिर ये एक सिंगल वाला ले लिया, फिर एक 3 ले लिया सिंगल, ठीक है। फिर इनका प्रोडक्ट निकाल लिया, 3 × 2 × 2 12 हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों का HCF आया 12, सही बात है। अच्छा जी, एलसीएम निकालते थे तब क्या बोलते थे, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई तो करना ही है, ठीक है, और बाकी जो बच गए, ठीक है, उनको भी मल्टीप्लाई कर लो। तो बाकी जो बचा 3, 2, 5 उनको भी मल्टीप्लाई कर लिया, 5 दूनी 10, 3 3 9, दूनी 18, दूनी 36, 360, ये यहाँ पर एलसीएम हो गया, सही बात है। लेकिन अब हम ये मेथड काम में नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब हम थोड़े से एडवांस हो गए हैं, तो क्या काम में लेंगे इस चैप्टर के अंदर, देखो फैक्टर तो आपके पास में वही 36 के रहेंगे, 2 × 2 × 3 × 3, क्योंकि फैक्टर्स तो यूनिक है ना, अद्वितीय है, आपको पता है, मैंने बताया था। तो फैक्टर्स तो बदल नहीं सकते, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर बदल नहीं सकते, ओके, यही रहेंगे। इनका ऑर्डर बदल सकता है, इस तरीके को आप पहले लिख सकते हो, लेकिन संख्याएं यही रहेंगी, ठीक है ना। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ये 120 के फैक्टर हैं। अब आप लोगों ने घातांक के नियम पढ़े हैं नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। 2 का मीनिंग होता है 2 की पावर 1, ओके, ध्यान रखें। और यहाँ पर 2 × 2 है, तो 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1 है, ऐसे है ये, ठीक है। और जब बेस समान होता है तो एक घातांक का नियम होता है कि वैसे आपको ये नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, है ना, डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि 2 की पावर 2 है ये, लेकिन होता कहाँ से आता कहाँ से है वो समझा रहा हूँ। देखिए जैसे a की पावर m है, फिर मल्टीप्लाई में a की पावर n है, फिर मल्टीप्लाई में a की पावर p है, ठीक है। तो जब नीचे पावर में बेस जो है वो इक्वल है तो पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, ऐसे, बात समझ में आई। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी नीचे बेस 2 है तो 2 की पावर 1 + 1 ये जुड़ जाएंगी पावर, तब ये 2 की पावर 2 बनता है। बात समझ में आ रही है, हाँ जी। तो यहाँ पर हम पावर्स में लिख लेंगे इन सारे फैक्टर्स को, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ऐसे यहाँ देखिए 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 और इनटू में 5 की पावर 1। अब जब हमको ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, जब हमको HCF निकालना है तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें हम छोटी घात वाला पद देखेंगे, छोटी घात वाले टर्म देखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, फैक्टर 2 जो है वो कॉमन आ रहा है और पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, छोटी घात कौन सी है 2, तो हम 2 की पावर 2 वाला टर्म ये फैक्टर उठा लेंगे, ठीक है, ये पद उठा लेंगे, फिर मल्टीप्लाई में लेंगे, फिर आगे देखेंगे कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, और छोटी घात कौन सी है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 वाला पद ले लिया, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 का मीनिंग हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इनटू में 3, वैल्यू आई वही 12 जो पहले आ रही थी, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तब क्या देखेंगे, तब हम जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी सारे सभी जो है ना जितने पद हैं उन सभी की देख लो, कॉमन की नहीं सभी की देख लो, जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं जितने फैक्टर्स हैं सब में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घात वो पद ले लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे 2 की पावर 2 में देखिए ये कॉमन आ रहा है, इसमें यह है 2 की पावर 3, ये हमने उठा लिया, ठीक है। फिर 3 में देखेंगे तो 3 की पावर 2 ये ज़्यादा आ रहा है, ये हमने ले लिया। फिर हम 5 देखेंगे, ठीक है, तो 5 की पावर 1 आ रही है, तो 5 की पावर 1 ले ली, ओके। फिर से समझा देता हूँ मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम जब निकालना आपको तो सारे जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं उनमें मैक्सिमम पावर वाला एक पद उठा लो, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हमने उठा लिया। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3 की पावर 2 ये मैक्सिमम है ना, 1 से ये बड़ी है, तो ये उठा लिया हमने। फिर जो बच गया उसमें भी देख लो 5 की पावर 1 में यहाँ पर ये 5 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है, ये तो सिंगल है। अच्छा जी, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 3 का मीनिंग होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 का मीनिंग होता है 2 बार मल्टीप्लाई, और ये 5, तो यहाँ पर वही वैल्यू आएगी। देखिए 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 3 12 3 36 और 360 है ना, 360 वही आएगा, ओके। बाकी हम क्वेश्चंस के अंदर समझ लेंगे अच्छे से, ओके। एक चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना, कोई भी दुनिया की कोई भी दो संख्याएं हो, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों संख्याओं को, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये उन दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ध्यान रखें ये हमेशा। यहाँ पर दो संख्याएं आपके पास में कौन है, देखिए एक तो है 36 और एक है 120, 36 120, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा, देखिए निकाल लेते हैं बराबर है कि नहीं। HCF कितना है 12,
और एलसीएम कितना है 360, ठीक है। तो ये 12 गुणा 360। अच्छा जी, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और 12 चिकानी 72, 7 हासिल, 12 तिया 36, 36 7 43। सही बात है। इधर देखते हैं जी, वही यहाँ पर भी वही मल्टीप्लाई होगा, 0 आ गया, फिर यही 12 चिकानी 72 और 12 तिया 36, 36 7 43, ठीक है। वही 4320 सेम आएगा। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें, ओके। 3 संख्याओं के लिए ये बात लागू नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि ए गुणा बी गुणा सी, अगर 3 संख्या है उनका एचसीएफ तीनों का, है ना, और एलसीएम, इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं होता, ध्यान रखें। 3 संख्या में ये बात लागू नहीं होती, लेकिन 2 में लागू होगी। एक्सरसाइज भी आते हैं अब, ओके। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर फैक्टर्स। हमको प्राइम फैक्टर्स के रूप में इन संख्याओं को लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे। सबसे पहली संख्या है 1 नंबर में 140, है ना, 140 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं जी, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उससे डिवाइड करें। हाँ जी, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 से ही डिवाइड करें, जैसे आपको दिख रहा है कि 0 आ रहा है तो 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि मैंने बताया था ना कि यूनिक अद्वितीय होता है लेकिन ऑर्डर के बिना, ठीक है ना, तो ऑर्डर कोई भी हो सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, संख्याएं वही आएंगी लेकिन ऑर्डर कोई भी हो सकता है, पहले 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, ओके। चलिए 2 से डिवाइड करें तो 70 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 35 बना, फिर 5 से कर दें 7 बना, और फिर 7 से 1। तो आपके पास में 2 × 2 × 5 × 7, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 7। तो ये हो गया इसका प्राइम, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। नंबर सेकंड देखिए 156 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे। 6 आ रहा है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 7 आगे 1 बना, 16 के लिए 8 आएगा आधा, यहाँ पे 8 आ रहा है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 का डिविजिबल रूल भी है, ठीक है ना, जब किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 यानी कि इवन नंबर्स आ रही हैं तो वो 2 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो यहाँ फिर से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 1 9 दूनी 18, 39 आ गया। 39 में किस संख्या का भाग जाएगा, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे पता करेंगे? किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे पता करेंगे? उस संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे। 3 और 9 कितने हो गए, 12 है, ठीक है। 12 के अंकों को भी जोड़ सकते हैं, कितने आए, 3 आ रहा है या 3 का मल्टीपल है, 3 आ रहा है या 3 का मल्टीपल है। देखिए 12 भी 3 का मल्टीपल है ना, 4 3 12 होते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ भी अगर कोई बड़ा मान आ रहा है तो उनके अंकों को भी जोड़ दो, अगर उसमें मल्टीपल आ रहा है 3 6 9 ऐसे आ रहा है तो अपना काम हो जाएगा, पता चल जाएगा हमको। वो डिविजिबल है तो ये संख्या भी डिविजिबल है 3 से, तो 3 से डिविजिबल होता ही है। तो 39 में भाग देंगे हम, 3 का 13 3 39। 13 को देखिए, 13 तो एक अभाज्य संख्या है, हाँ जी, तो 13 में तो 13 का ही जाएगा, प्राइम नंबर है तो 2 × 2 × 3 × 13, ये भी एक प्राइम फैक्टर्स ही हैं, और ये पावर्स में लिखेंगे तो वो भी प्राइम फैक्टर्स ही हैं, ओके। तो 2 स्क्वायर × 3 × 13। नंबर थर्ड पे आइए। नंबर थर्ड में आपको कौन सी संख्या दे रखी है, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया संख्या है, 3825, 3825। हाँ जी, देखो मुझे सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिख रहा है। जब किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 5 या 0 है तो वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो 7 पंजे 35, 3 बच गया, 6 पंजे 30, 2 बच गया, 5 25। यहाँ पर फिर से 5 आ रहा है, फिर से 5 से डिविजिबल है, ये विभाजित है। तो 5 एकम 5, 2 5 25, 1 5 3 15, 153। अब 153 जो वो किस संख्या से डिविजिबल है, कैसे चेक करेंगे? देखिए 3 से है क्या, पहले ये देख लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो आगे बढ़े कि 7 से देखें, नहीं, थोड़ा पीछे भी आ जाया करो, ठीक है ना। तो 3 से देखते हैं, तो 1 + 5 + 3 अंकों को जोड़ना है, 5 3 8 1 9, और 9 में 3 का भाग जाता है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 5 3 15, 3 एकम 3, 51 आया। तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 3 एकम, क्योंकि 5 और 1 6 हो रही है ना, 5 + 1 6, 6 3 से विभाजित है, हाँ जी। 3 एकम 3, 2 7 3 21, 17 एक अभाज्य संख्या होती है, इसमें 17 का ही भाग जाएगा। तो 5 × 5 × 3 × 3 × 17, ठीक है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17, ओके।
ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर है 5005। ये भी काफ़ी बढ़िया संख्या है ना, 5005। चलिए यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट आपको समझ में आने वाला है। यहाँ से देखिए 5 आ रहा है तो 5 से भाग देंगे 1001। ओके, अच्छा जी। अब 1001 है, ओड नंबर है, 2 का भाग जाएगा नहीं। 1 + 1 2 बन रहा है, 3 का भी नहीं जाएगा। यहाँ 0 और 5 भी नहीं आ रहा यूनिट डिजिट में, तो 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का जाएगा क्या, वो चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7 3 7 चौक 28। हाँ जी, 7 का चला जाएगा। अच्छा जी, इससे हम मान लो करते जाएं हमें पता ही ना चले, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है और कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर है। जैसे मैं बात करूं 1001 की बात कर लेता हूं, है ना। इसमें किसी संख्या का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी संख्या का स्क्वायर लेते हैं जो इससे बड़ा हो और इसके नज़दीक हो, ऐसी संख्या का स्क्वायर देखते हैं। जैसे मैं कहूँ 1001 है, हम 30 से स्टार्ट करें, 30 का स्क्वायर होता है 900, होता है क्या। 35 का स्क्वायर देखें, है ना, ऐसे देखना जो हमें पता हो, ऐसे देखेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 की अगली संख्या 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 = 1225। 1225 इससे बड़ा है, हमने 1225 ले लिया, है ना। किसका स्क्वायर है 1225, 35 का स्क्वायर, यानी कि हमने 35 का स्क्वायर ले लिया जो इससे बड़ा है। हमें देखना है इस 35 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं वो देखनी है। तो इससे छोटी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। 32 से छोटी इतनी है ना, आगे तो फिर 37 आएगी। ओके, हाँ जी, बस हमको इन संख्याओं का ही भाग दे के चेक करना है, ठीक है। 2 का दिया नहीं गया, 3 का दिया नहीं गया, 5 का दिया नहीं गया, 7 का जा रहा है, ठीक है। अब आगे नहीं बढ़ना आपको, 7 का भाग जा रहा है। तो बात समझ में आई। किसी भी संख्या को कैसे चेक करते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। तो 7 का भाग दिया, 7 एकम 7 3 बच गए, 30 7 चौक 28, 2 बच गए 21, 7 × 3 = 21, 143। 143 में किसका भाग जाएगा। अब देखो डिविजिबल रूल्स है एक वैसे, कि 11 का जो रूल है वो क्या कहता है कि कोई संख्या मान लो 1 3 4 6 ऐसे कोई संख्या मान लो, ठीक है। इस संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, हम कैसे पता करेंगे। देखिए पहले स्थान पे 1 है, तीसरे स्थान पे 4 है, इनको जोड़ लो, ठीक है। 4 1 5। अच्छा, फिर दूसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे जो उनको जोड़ दो, 6 3 9, फिर घटा दो इनको, ठीक है। बड़े में से छोटा घटा दो, 9 में से 5 घटा दिया, कितना आया 4 आया। 4 यहाँ पर आ रहा है, ये 11 के पहाड़े में नहीं आता, या तो 0 आए या 11 का मल्टीप्लाई 11 22 ऐसे आए, है ना, तब वो 11 से पूर्णतया विभाजित होता है। ओके, यानी कि हमको देखना है जो ओड प्लेसेज हैं उनके अंकों का योग और जो इवन प्लेसेज हैं उनके अंकों का योग, ठीक है। फिर उनको घटा देना है, बड़े में से छोटा घटा देना है। ओके, अगर 0 आए, अगर 11 आए, 22 आए, ऐसे आए तो वो 11 से पूर्णतया विभाजित है। चलो जी, यहाँ पर ये विभाजित है क्योंकि 1 4 3 है ना, 3 1 4 हो गए, 4 में से 4 गया, 0 आ रहा है। हाँ जी, तो 11 एकम 11, ओके, 3 बच के 11 3 33, 13 तो आपको पता है भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ हो गए यहाँ पर फैक्टर 5 × 7 × 11 × 13। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो मुझसे जुड़ा रहेगा वो उसको हर ज्ञान मिलता रहेगा, वरना तो वीडियोस देखते रहो, कोई मतलब तो है नहीं, है ना। कितने भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे किसी के भी। 7429 अगली संख्या। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना भाई, भूल जाते हो आप लोग बाद में। ओके, देखो जी 7429, अब इसमें भी लोचा है जी, है ना, बड़ी संख्या है। हम देखें 2 का भाग जा रहा है क्या, ओड नंबर है, नहीं जाएगा। यहाँ 0 और 5 भी नहीं आ रहा तो 5 का भी नहीं जाएगा। 3 का देखें तो 9 4 2 6 और 7, यहाँ पर 3 के बारे में नहीं आएगा जोड़ जो है, तो 3 का भी नहीं जाएगा। तो 2 3 5 तो कैंसिल ही हो गए। अब ऐसे चेक करते जाओ, कोई लिमिट तो है नहीं। तो हमको क्या करना है बच्चों, हमको ऐसी संख्याओं का जब हम भाग देंगे, हमको बस ये देखना है वही जो मैंने बताया ऊपर, है ना, कि 7429 है। आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100, 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100। इससे बड़ी तो है ना। ऐसी संख्या का स्क्वायर ही हमें देखना है
जिसका हमको पता हो। ऐसे हम देख लेंगे 89 का कितना होगा, अब 89 का स्कोर हम करते जाएंगे, इसके नज़दीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। 90 का स्कोर हम आसानी से देख सकते हैं, इससे बड़ा है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये 81 से बड़ा है, तो 90 से छोटी जितने भी आपके पास में प्राइम नंबर्स हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे, और जहाँ पे भी आ जाएगी कोई संख्या तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 2 3 5 7 तरीका तो यही है, ठीक है ना, बाकी आप लोग कुछ भी कर लो। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 के बाद में 27 29 है ना, 29 31 37। ओके, चलो एक बार इतनी देख लेते हैं, इनमें से फिर आगे और करते जाएंगे, ठीक है। 2 से डिविजिबल नहीं है, चलो कट दिया। 3 से नहीं है, कट कर दिया। 5 से नहीं है। 7 से देखें, 7 6 42, 9 बच गया, नहीं है जी। 11 से देखें तो 11 का तो डिविजिबल रूल आपको पता ही है कि ओड नंबर जोड़ो, 7 2 9 है ना, और 9 4 13। इवन प्लेसेस में नंबर जोड़े हमने, 9 4 13। 13 में से 9 गए, 4 बचे, 4 11 के पहाड़े में आता नहीं है ना, 11 से भी नहीं देगा। 13 का देखें तो 13 का पहाड़ा हमको देना पड़ेगा, ठीक है ना। सारे तो याद नहीं कर सकते ना, डिविजिबल रूल होते हैं सभी के, लेकिन याद तो नहीं कर सकते ना सारे के सारे। हाँ जी, 13 का भाग देंगे, 13 पंजे 65, 13 6 78 ज़्यादा हो जाएगा ना, 65, 9 बच गए और 2, 13 7 91, 91 तो शेषफल 1, फिर 9 उतारा, 19 आ गया ना, और 13 कम 13 है तो यहाँ पर पूरा भाग जाएगा नहीं, फिर 6 बच जाएगा शेषफल में। हाँ जी, मतलब ये तो 13 से तो पार नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो 17 पे आए अब। हाँ जी, 17 पे आते हैं। अगली संख्या है 17। 17 3 51, 17 चौकू 68, बच गए 6 2। 17 3 51, 17 चौकू 68 ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 1 11 9, 17 संतु 119। जी हाँ, यहाँ 17 का जा रहा है, यानी कि 437 आएगा, है ना। 17 का इसमें भाग दिया 437। अब हम देखेंगे 437 में किस संख्या का जा रहा है ना। तो फिर से चेक करेंगे, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, ये तो वैसे नहीं जाएगा ना। अच्छा जी, 19 का देखो ज़रा, 19 का चेक करें, 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 का चला जाएगा, 19 दूनी 38, बच गए 5, 19 30 57, 23 तो भाज्य संख्या होती है, तो यहाँ फैक्टर हो गए इसके 17 गुणा 19 गुणा 23। कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। तो अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। जो मैंने बताया था ना कि ए गुणा बी बराबर एचसीएफ ए बी एंड एलसीएम ए बी का प्रोडक्ट, एलसीएम ए बी का प्रोडक्ट, है ना। अभी भी बताया था ना पीछे, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ इनका और इनका एलसीएम जो होता है हमेशा, है ना। तो ये हमको वेरीफाई करना है, यहाँ पे बताना कि वाकई में होता है क्या। देखो जी, नंबर फर्स्ट की बात करें, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए हमको फैक्टर करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 26 के देखें, 2 × 13, ओके भाई, 2 संख्या है 26 और 91, ठीक है। तो 26 के फैक्टर कर दिया हमने, 2 × 13, 91 क्या करेंगे, 13 7 91 होते हैं, 7 गुणा 13, 7 × 13। एचसीएफ निकालना है, कॉमन क्या देखो 13 आ गया एचसीएफ। एलसीएम निकालना है तो 2 गुणा 7 गुणा जो कॉमन है वो लिख दो, बताया था ना मैंने। हाँ जी, मल्टीप्लाई करो, 13 7 91, 91 दूनी 182, 182। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब हमको चेक करना है, जांच करनी है, वेरीफाई करना है ना। चलो जी करते हैं, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, दोनों संख्याएं, एक तो 26 है और एक है 91। करो गुणा 91 को 26 से, तो 6 एकम 6, 9 6 54, 2 और 9 दूनी 18, 6 6 18 5 23, 2366 आ रहा है ना। अच्छा जी, अब एचसीएफ और एलसीएम भी देखते हैं। तो एचसीएफ है ना, एचसीएफ किसका 26 और 91 का गुणा एलसीएम किसका 26 और 91 का, ठीक है। एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182, तो 13 दूनी 26। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ वरना आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है। अच्छा, एक एक संख्या करते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, 18 37 18 54, ओके। फिर 1 से करेंगे तो यहाँ क्रॉस, और 1 को 2 से किया तो 2, और 18 को किया तो 18, ठीक है। 6 4 2 6, 18 5 23, बिल्कुल वही है संख्या, कुछ अलग थोड़ा ना आएगी।
क्योंकि मैंने ये आपको पहले बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया, दिख रहा है सभी को, अंधे को ही दिख रहा है, ठीक है ना, कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। नीचे लिख दो बस, है ना, कि दोनों संख्याओं का, अतः दोनों संख्याओं का, थोड़ा लिख दोगे उसको अच्छा लगेगा ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर, ऐसे लिख दोगे, गुणनफल बराबर HCF 2691 इंटू LCM 2691, ओके, ये हो गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आपको देखिए क्या दे रखा है, 510 92, यहाँ लिख देता हूँ मैं 510 एंड 92। देखो जी, सबसे पहले उठाएं 510 को ले लेते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। 510 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर जिसने मेथड काम में लेंगे भाई, बड़ी संख्या है ना। वैसे 17 होता है और 2 का जाएगा, पहले तो 2 का जाएगा, तो देखो जी 17 का दे दूँ मैं ना, पहले किसी का भी दे सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। 17 और ये 0, अब 2 का दे देंगे, 2 का देंगे तो 15, 3 का जाएगा 5, 5 का जाएगा 1, तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा ये है 5, माफ़ करो भाई, माफ़ी दे दो मुझे, है ना, 5 है यहाँ पे, 5 है ना ये, हाँ जी, ये हो गए इसके फैक्टर। 92 के करो, अब 92 के तो आप कर ही सकते हो, 23 दूनी 46, 23 चौक 92 होता है ना, हाँ जी, तो ये तो कर दोगे 2 गुणा 23, 23 दूनी 6 दूनी 92 हो गए, 23 चौक 92 होता है ना, इसलिए। HCF देखो जी, तो यहाँ पर पावर्स में आ रही वैल्यू 2 की पावर 2 और ये 23 की पावर 1, यहाँ सारी की पावर एक ही है, सिंगल ही है, ठीक है, सबकी सिंगल पावर ही है, इसमें कोई आ नहीं रहा डबल, ओके। तो सबसे पहले HCF देखना है, तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी छोटी पावर 2 की पावर 1, यही तो है कॉमन। अच्छा जी, और कुछ कॉमन है क्या, 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो 2 ही आएगा, है ना। HCF देख लो कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, 2 ही तो आ रहा है। एलसीएम देखते हैं, तो जो मैक्सिमम पावर है जो कॉमन है पहले वो ले लिया हमने, सभी की मैक्सिमम पावर लेनी है हमको, ठीक है। 2 की पावर 2 आ गई, फिर 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1, फिर 17 की पावर 1, फिर 23 की पावर 1, है ना। सबको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। देखो सबसे पहले जो ईजी होता है तो सबसे पहले 5 होता है, 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से 20, ठीक है, एक 20 आ गया, 20 को 3 से किया 60, ठीक है। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 5 को देखते हैं सबसे पहले, 5 हो, 2 हो, 0 हो, है ना, जिनके लास्ट में 0, जैसे 10 20 ऐसी संख्याएं देखते हैं। 60 हो गया, 5 3 15 चौके 60 हो गए। अब 60 को 17 से कर लो तो 0, और 17 चिक्का 102 होता है क्या, हाँ जी, 1 4 20, इसको 23 से कर लो, ठीक है, तो 0, 23 दूनी 46, 46 का फिर ये 4 और 23 एकम 23, 23,460, है ना, ये आ रहा जी 23,460, ओके। एलसीएम काफ़ी बड़ा है, 23,460, है ना, काफ़ी बड़ा है। चलो अब कर देते हैं वेरीफाई। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल लिखना होता है और मैं फै की जगह ख कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। गुणनफल मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ इसका 510 व 92 का, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 510 गुणा 92, दोनों संख्याएं 510 और 92 तो है। 510 को करो भाई मल्टीप्लाई, कितना आता है, 92 से करते हैं तो मल्टीप्लाई तो देखो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। 0 और 2 और 5, 0 9 9 5 45, ठीक है, 0 2 9 5 14 6 46,420, नहीं कुछ मिस्टेक हो गई क्या, एक सेकेंड, 9 एकम 9 सही है, हाँ जी, कुछ एक सेकेंड 2 0 और 2 और 5 दूनी 10 होते हैं भाई, यही तो मिस्टेक हो गई है, मैं सोचा ये क्या हो गया। तो 0 2 और ये 9 5 1 6, अब बात बन गई कुछ, 46,920, ओके, 46,920।
ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ये HCF और LCM का गुणा दिखाई दे रहा था, इसमें ये कुछ गड़बड़ लग रही थी है ना, पहले दिख गया था मुझे। तो HCF और गुणा LCM देखते हैं। 23,460 एंड 2 है पहले HCF, ओके, और LCM है 23,460, ठीक है। तो 0, 6 दूनी 12, 1, 4 दूनी 8, 1 9, हाँ जी, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920, 46,920 बिल्कुल एकदम बराबर है। अतः है ना 510 गुणा 92 ऐसे लिख दो, या फिर दोनों संख्या का गुणनफल ऐसे लिख दो, बराबर HCF 510 92 गुणा LCM इसका 510 92 का, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें थर्ड नंबर भी है ना, 336 101। थर्ड नंबर देखते हैं, 336 एंड 54। 336 के करते हैं जी फैक्टर। 336 में भाग देवो जी, यहाँ पे हमने दिया भाग 2 का जाएगा ना, लास्ट में इवन नंबर है पहली यूनिट। 16 दूनी 32, 1 8 दूनी 16, 2 का जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 का जाएगा 4 दूनी 8, 2 2 का जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 का जाएगा 7, 7 का जाएगा 1, आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 336 हो गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। 54 देखते हैं, 27 दूनी 54 होता है वैसे, और 27 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 27, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 9 27 दूनी 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3। चलो HCF की बात करते हैं सबसे पहले। HCF में देखते हैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स में मिनिमम पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ले ली हमने, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 लेंगे ना, छोटी वाली पावर देखते हैं, ठीक है। ये हो गया 6 जो है वो HCF हो गया। LCM की बात करते हैं, तो LCM के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, इसमें 336 के फैक्टर में जो जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी की यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ले लेंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो जाएगी मैक्सिमम पावर, फिर बच गया 7 की पावर 1, ये हो गया जी। मल्टीप्लाई कर लो इनको तो 2 की पावर 4 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की पावर 3 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, और फिर 7, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 को करो 3 से, ठीक है। तो 8 थी 24, 4 थी 12, 4 4 144, फिर 3 से करो तो कितना आएगा, 4 थी 12, 4 थी 12 1 13, और 3 एकम 3 1 4, 432, ठीक है। यहाँ तक 432 हो गया। 432 को 7 से कर लो तो 7 दूनी 14, 1 4 7 21, 1 22, 2 7 चौक 28, 2 30, 3024, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ये रफकारी है। अच्छा जी, ये काम आपने कर लिया। अब ये जो है फैक्टराइजेशन, ये आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना, और रफ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी छोड़ सकते हो सॉल्यूशन में, ये इधर वाला। चलो जी, LCM और HCF दोनों आ गए। दोनों संख्याओं का गुणनफल देखते हैं, है ना, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याएं हैं कौन कौन सी, 36 और 54, 336 और 54। मल्टीप्लाई कर लो भाई, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। 336 को 54 से गुणा करो, कितना बनेगा देखते हैं। 6 चौक 24, 4 ती 12, 4 ती 12, फिर क्रॉस 6 पंजे 30, 5 ती 15, 3 18, 5 ती 15, 1 16, 4 2 2 4, 8 2 10 11, 1 6 1 7 1 8, 18,144 बन रहा है जी, सही बात है। चलो अब हम देखते हैं HCF गुणा LCM, है ना, HCF गुणा LCM। HCF अच्छा है, LCM है 3024, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 1
जीरो, तो जीरो के साथ में एक आ जाएगा, 6×3 = 18। हाँ जी, इक्वल आ रहे हैं दोनों, तो नीचे लिख दो, आता है 5 कितनी है 336 गुणा 54 बराबर HCF 336 54 गुणा LCM 336 54। बस ये हो गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 1 की बात करें तो आपको संख्या दे रखी 12, 15 और 21, 21, ठीक है। सबसे पहले 12 के फैक्टर करें, 2 का भाग दिया 6, 2 का दिया 3, तो 3 आ गया, 3 × 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, सही बात है। 15 का देखें तो 15 का हो जाएगा 3 × 5, है ना, यानी कि 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ओके। 21 को देखें तो 21 का हो जाएगा, यहाँ पर 7 21 होता है ना, 3 × 7 यानी कि 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। सबसे पहले HCF देखें तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं, है ना, उनमें जो छोटी पावर है वो देखेंगे, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 ये एक ही है, 3 की पावर 1 यानी कि 3, ये हो गया HCF। अब LCM की बात करें तो LCM क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, हाँ जी। LCM देखिए, LCM में मैंने आपको क्या बताया, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी में मैक्सिमम पावर्स हमको देखनी है, ठीक है। तो एक तो 2 है फैक्टर, 3 है, फिर ये 3 आ गया, फिर 5 है, फिर 7 है, इनमें मैक्सिमम पावर्स देखनी है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 की पावर 2, ओके, फिर इंटू 3 की पावर 1 हो गई, यहाँ ये पूरी इसमें आ गई, ठीक है ना, एक बार लिखनी है हमको, ठीक है। और फिर 5 की पावर 1, मैक्सिमम पावर लिख ली तो ये मिनिमम पावर वाला अपने आप आ जाएगा, ओके। हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 7 6 42, 420, ठीक है, 420 LCM आ गया। बस इतना ही तो निकालना, और कुछ है नहीं, आ गया आंसर, ठीक है। HCF किसका 12, 15 एंड 21, इसका कितना है 3, और LCM यहाँ पे ये लिख दो, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, इसी भी लिख रहा हूँ, इस तरह से आपको लिखना है, ज़रूरी है, ठीक है। 12, 15 और 21, है ना, इसका हो जाएगा 420। यहाँ पे ये और लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोमा लगा दो इसमें, ठीक है, इस तरह से लिख देना लास्ट में। अच्छा जी, नंबर 2 पे आते हैं। और कुछ पूछा है कि इसमें, बस इतना ही पूछा था, HCF और LCM याद कीजिए। 17 23 गुण 30, तो इसका देखते हैं जी, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, है ना। देखो जी, 17 एक सेकेंड, 23 गुण 30, 23 और गुण 30 29, हाँ जी। 17 के फैक्टर्स, ये अभाज्य संख्या है, 17 की पावर 1 हो गई, ठीक है। फिर 23 ये भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। फिर 29 ये भी प्राइम नंबर है ना। तब HCF क्या होगा, ये HCF क्या होगा भाई, है ना। जब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक तो आपको पता है कि 1 तो कॉमन होता ही है सभी में, है ना, तो वो 1 तो आएगा ना। हाँ जी भाई, इनटू में 1 तो होगा ही सभी में, बिल्कुल सही बात है, तो 1 तो आएगा। तो यहाँ ये 1 हो गया, ठीक है, इसको आप लिख ही लो ऐसे, 17 गुणा 1, 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1, ठीक है। LCM की बात करें तो यहाँ पर ये तीनों अभाज्य संख्या हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। 17 गुणा 23 गुणा 29, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मैक्सिमम पावर्स इनकी यही है। और इनको मल्टीप्लाई अब करना पड़ेगा बच्चों, बहुत ज़रूरी है ना। 29 गुणा 23, 9 30 27, 3 दूने 6 और 2 8, ठीक है, ये हो गया 8। फिर 9 दूने 18, 1 4 2 दूने 4 1 5, 7 8 8 16 6, 666 को 17 से कीजिए, 17 संतु 119 11, 17 छिक्का 102, 102 11 113, 113 का हासिल 11, 17 छिक्का 102 और 102 और 11 113, 11,339। तो HCF और LCM ये आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, 8 9 25, 8 9 और 25। 8 की आपको पता है 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3, ठीक है। 9 का आपको पता है 3 × 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 25 का आपको पता है क्या,
5 गुणा 5। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस बनाए हैं यहाँ पे। ये 5 का स्क्वायर हो गया। कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन 1 तो कॉमन होगा ना, सभी मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो HCF 1 आ गया। ठीक है, एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर जितने फैक्टर्स हैं उनमें मैक्सिमम पावर्स 2 की पावर 3 मैक्सिमम, 2 के लिए 3 के लिए 3 की पावर 2 मैक्सिमम, 5 के लिए 5 का स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा जी, ये 8 और ये 9 और 25 मल्टीप्लाई कर लो इनको। ठीक है, 25 चौक 100 होता है, 25 घंटा 200 हो गया, 200 गुणा 9 9 दूनी 18, 1800 बच्चों, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, इसमें इतने ही क्वेश्चंस क्लियर है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 657 बराबर 9 दिया गया है। एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमने फॉर्मूला देखा था कि दो संख्याओं, है ना, ए व बी के लिए, दो संख्याओं ए व बी के लिए हमने देखा था क्या कि ए गुणा बी बराबर क्या होता है, HCF ए बी और इनटू में LCM ए बी, यही होता है ना। ये मैं आपको बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर ए कौन है 306, ठीक है, गुणा बी कौन है 657 बराबर HCF इसका दोनों का 9, है ना, यानी कि HCF एक बार लिख देंगे, HCF 306 657। ठीक है बच्चों, इनटू में LCM जो हमको निकालना है ए बी का, यानी कि ए बी की जगह पे तो हम लिख ही रहे हैं इसको, कौन सी दो संख्याएं हैं 306 और 657। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 306 गुणा 657 बराबर HCF तो आपको दिया गया है, वो तो लिख लो 9 और LCM आपको निकालना है। ठीक है, 306 और 657 का, इस 9 का तो भाग दे देंगे यहाँ पर, तो ये इधर लग जाएगा भाग 9 का, यहाँ से कट हो जाएगा। 9 का भाग दे दो, इनमें जाता है किसी में, देख लो 6 3 9 जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो काटेंगे 9 एकम 9 और 9 3 27, फिर आगे 3 36, 9 चौक 36, 657 गुणा 34, ये एलसीएम आएगा इनका। मल्टीप्लिकेशन जो वो एलसीएम आएगा 306 और 657 का। बात समझ में आ रही है? तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 306 9 657 बराबर कितना हो जाएगा। आप ये बार बार नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, ठीक है ना, और लिखोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, और नहीं लिखोगे तो भी बढ़िया ही है वैसे। चलो मैं यहाँ तक तो ठीक है, फिर आगे मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो ना। अच्छा जी, अब नीचे लास्ट में तो लिख ही देंगे। तो 34 को 657 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो 657 गुणा 34, 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 6 चौक 24, 2 26, 7 थी 21, 2 5 थी 15, 2 17 और 6 थी 18, 18 1 19। ठीक है, तो 8 और 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, हाँ जी 12 ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 22,338, 22,338। ठीक है, ये आ गया एलसीएम जो आपको निकालना था, आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। चेक कीजिए जी, जांच कीजिए कि 6 की पावर n जो है उसकी कोई नेचुरल नंबर n के लिए, है ना, इस n का क्या मान रखें कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो जाए। 0 का मीनिंग ये है कि ये 10 20 50 100 1000, है ना, 5260 ऐसे यूनिट डिजिट जो इसका 0 आ जाए। ठीक है, n का ऐसा क्या मान रखें, क्या ऐसा संभव है, ये आपको जांच करनी है। तो देखो बच्चों, कोई भी संख्या जो वो 0 पर अगर समाप्त होगी तो उसमें एक कंडीशन होगी। जैसे मैं कुछ संख्याएं लेता हूँ 10 20, है ना, मैंने ले लिया 500, मैंने ले लिया मान लो 6000। ठीक है, तो इनमें एक खास बात है, 10 में क्या है 10 गुणा 1, 20 क्या है 10 गुणा 2, 500 क्या है 10 गुणा 10 गुणा 5, और 6000 क्या है 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 6। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 6। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है, कम से कम एक 10 आएगा ही आएगा अगर वो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। अगर वो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो कम से कम एक 10 आएगा। दिख रहा है आपको? 10 के बच्चों फैक्टर जो है वो क्या होते हैं 2 इंटू 5।
ये प्राइम फैक्टर्स हैं और प्राइम फैक्टर्स होते हैं यूनिक, है ना, इनके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। इसका मीनिंग ये है कि उस संख्या में जो 0 पर समाप्त होगी उसमें एक 2 आएगा और एक 5 अवश्य आएगा, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, 10 आ रहा है और 10 के फैक्टर हैं 2 गुणा 5, तो कम से कम एक 2 और एक 5 आएगा। इसका मीनिंग ये भी निकलता है कि वो संख्या 2 से और 5 से, इन दोनों से पूर्णतया विभाजित होगी, है ना, और इसका मीनिंग ये भी निकलता है वो 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। बात समझ में आई? तो ऐसा हमको कुछ जुगाड़ करना है। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है 6n के लिए? तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा ना। देखो, इफ़ एनी, ये कंसेप्ट लिख देते हैं कि 0 पर समाप्त कब हो सकती है ना, पहले ये लिख देते हैं। तो इफ़ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो इसकी कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी डिविजिबल, किससे डिविजिबल होनी चाहिए, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। सही बात है। एंड आपको पता है 10 क्या होता है, 10 होता है 2 × 5। ओके, इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग निकलता है, 2 × 5 है तो इट मीन्स द नंबर, जो संख्या है ना, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल या शुड बी डिविजिबल किससे, बाई 2 and 5, 2 और 5 से वो पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए ना। आप एग्जैक्टली डिविजिबल भी बोल सकते हो यहाँ पर। ओके, अब हम देखें कि जो 6 की पावर n है उसके अंदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं। प्राइम फैक्टर 6 होता है 2 × 3, उसकी पावर n, यानी कि 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब मैंने आपको बताया कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं यूनिक, है ना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमने पढ़ी हुई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे, है ना। तो 2 और 3 के अलावा इसका और कुछ नहीं होगा। इसमें 5 है ही नहीं, है ना, और 5 मिसिंग है तो क्या लिखोगे, हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर क्या है, यूनिक है ना। यूनिक लिखना बहुत ज़रूरी है। यूनिक का मतलब ये है कि 5 आ ही नहीं सकता, 2 और 3 के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता ना। n का कोई भी मान पुट कर दो, जैसे मैं n का मान पुट करूँ, 1 पुट किया तो मैंने ये बन गया, है ना, 2 पुट किया तो ये बन गया। अब इसमें 5 कहाँ आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। मैंने 3 पुट किया तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 8 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 5 आएगा ही नहीं। सही बात है ना, 5 का कोई कंडीशन यहाँ पे बन ही नहीं रहा है कि 5 आ जाएगा। चलो ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखो जी, जब यूनिक है और साथ में यहाँ पर 5 है नहीं, है ना, 5 इज एब्सेंट या 5 इज मिसिंग, ठीक है, एब्सेंट ही बोलेंगे, उपस्थित नहीं है। देयरफॉर, बस लिख दो, इतना ही काफ़ी है। देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट, कौन सा डिजिट, 0, विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर n उठा लो, 6n का मान जो है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक है। अब हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ जी। बिल्कुल इसी का ट्रांसलेशन होगा हिंदी में, है ना। यदि, ये हिंदी की बात हो रही है, ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है ना, यदि कोई संख्या 0 पर, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो 10 से विभाजित होनी चाहिए, है ना। तो वह संख्या 10 से विभाजित या पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। और 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है 2 × 5। इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है इसका, वह संख्या 2 और 5 से भी पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। सही बात है, 2 और 5 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में 6 की पावर n क्या है,
वो है 2 गुणा 3 की पावर होल पावर n और 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। यहाँ इसी का ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर यूनिक, है ना। यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय हैं और 5 उपस्थित नहीं है, और 5 उपस्थित नहीं है। इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। किसी भी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है जी कि एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, है ना। तो देखिए, नंबर पहली संख्या लेता हूँ मैं 7 × 11 × 13 + 13। दोनों में कॉमन आ रहा है 13, कॉमन लिया तो यहाँ 7 × 11 कितना होता है 77, वो रह गया, और आगे 13 में यहाँ 1 रह गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 13 × 78। ओके, 13 × 78 कितना आएगा ये देखो पहले। तो 78 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, ठीक है। 8 × 24, 7 × 21, ठीक है। जितना सिंपल तरीका हो वही अपनाएं। ओके, अच्छा जी, फिर 8 और 7, 4 8 2 10 11, और ये कितना हो जाएगा 7 2 9 1 10, ठीक है। 1014, 1014। ओके, इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, है ना, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है किसी संख्या को अगर हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं तो वो भाज्य संख्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही तो कहती है। तो 1014 के आप फैक्टर्स करोगे तो यहाँ से कर लो ना, 13 गुणा ये है ना 78, तो 13 गुणा 78 यानी कि पहली बार तो इसमें 1014 में 13 का भाग चला गया, ठीक है। तो 78 आ गया, 78 ही तो आएगा ना। फिर 78 में देंगे तो कितना आएगा, 13 × 78 होता है, 6 आ गया, फिर 2, फिर 3 आ गया, ठीक है। यानी कि इसके फैक्टर हो गए 2 × 3 × 13 × 13, सही बात है। और ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। और प्राइम फैक्टर्स किसके होते हैं आपको पता है, कंपोजिट नंबर के होते हैं। ओके, तो आप क्या लिख दोगे, दीज आर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। एंड वी कैन से, देन वी कैन से 1014 इज क्या है, 1014 इज कंपोजिट नंबर, है ना। और ये 1014 ये इसी की तो बराबर थी, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। आप यहाँ पर डेफिनेशन कुछ और भी लिख सकते हो, बस अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ हिंदी में क्या लिखोगे, ये सभी अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। अतः 1014 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर जो ये कोई भी जो कंपोजिट नंबर होती है उसमें खुद के अलावा और एक के अलावा अगर किसी और संख्या का भाग जा रहा है, खुद और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है तो वो भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 13 का जा रहा है ना, तो वो बातें भी लिख सकते हो कि यहाँ पर 1014 संख्या बन रही है, इसमें 2 3 13 का भाग जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, दूसरी देखते हैं, यहाँ पे यहीं कर देता हूँ दूसरा सॉल्यूशन भी, ठीक है ना, आप नीचे लिख लेना। तो देखो दूसरी संख्या क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन लिया, 7 × 6 = 42, ओके, और 4 × 3 = 12 दूनी 24, एक साथ ही लिख लिया मैंने, ठीक है। और प्लस में आगे यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा भाई। 2 यहाँ पर टर्म्स दिख रही है मुझे, बीच में प्लस लगा हुआ ना, एक तो ये इधर वाली और ये आगे वाली, दोनों में कॉमन आया 5, देखो 5 दिख रहा है, 5 मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 7 × 6 = 42 × 3 × 2,
है ना, और गुणा 4, 4 × 12 24 हो गए और 6 के 42 हो गए। मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो 5 × देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 42 को 24 से, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, ओके, और 4 दूनी 8, यह आया 8, 6 4 10, 8 9 1 10, 1008, ठीक है। अच्छा जी, कौन सी संख्या बनेगी यहाँ से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 को देखिए 8 पंजे 40, ठीक है, 05, 5040। तो 5040 जो है इसके हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर 1008 ये है ना, दिख रहा है, यहीं से स्टार्ट कर दें, आगे 5 भी आ जाएगा साथ में। 1008 में भाग देंगे 2 का, तो 50 और 4 फिर 2 का दिया, 25, 2 फिर 2 का चला जाएगा, और 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 फिर 2 का, और यहाँ पर देखो 6 3 63, 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6 1, 21 में 3 का चला जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक 5 तो है ही, यहाँ पर ध्यान रखें 5040 के फैक्टर कर रहे हैं ना, इसमें 5 तो पहले से ही था, जब 5040 में 5 का भाग दिया तब 1008 है ना, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ 1 2 3 4 पावर तो हैं 2 की, ठीक है, 3 की 2 पावर हैं, और 5 की पावर है 1, और 7 है लास्ट में, ठीक है। हाँ जी, ये बन रहे इसके फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। और जब प्राइम फैक्टर बन रहे हैं तो आप कह सकते हो क्या कि ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो आप लिखोगे दीज आर प्राइम फैक्टर्स, these are prime factors, then we can say 5040 is a composite number। अब हिंदी में ये लिखना है, इधर लिख दोगे, ठीक है। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, आप दौड़ते हो तो आपको पता है वर्ताकार पथ में दौड़ते हो ना, मैदान में, है ना, सर्कुलर पाथ जो होता है उसमें दौड़ते हो। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया यानी कि एस, इसको 18 मिनट लगते हैं एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में इस वर्ताकार पथ के, ठीक है, सर्कुलर पाथ के। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि जो है वो मात्र 12 सेकंड में ही एक राउंड पूरा कर लेता है, बहुत फास्ट है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट है, ठीक है, और टाइम भी सेम है, और डायरेक्शन जो है वो भी सेम है। जैसे इधर से दौड़ रहे हैं तो इधर से दौड़ेंगे दोनों, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या कह रहा है ये, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहीं से दौड़ना स्टार्ट किया, एक ही दिशा थी, एक ही टाइम था कि 9:10 पे स्टार्ट किया, तो दोनों ही 9:10 पे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो कितने समय बाद में वो यहीं होंगे, वापस इसी बिंदु पर दोनों आकर मिल सकते हैं। देखो जी, इसको हम कुछ डायग्राम से समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि पहले राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में एक को स्थिर कर लेते हैं। जैसे मैंने रवि को स्थिर कर लिया, तो सोनिया जो है उसको ये एक राउंड पूरा करने में यहाँ से स्टार्ट किया सोनिया ने, ठीक है, और यहीं से रवि करेगा स्टार्ट, ठीक है, ये रवि मान लो यहाँ से, ओके। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, पहले राउंड में रवि तो तेज़ दौड़ता है ना, तो 12 मिनट लगते हैं इसको, तो यहाँ पर 12 मिनट में उसने एक राउंड पूरा कर लिया। अब सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो अब इस 12 मिनट की बात कर रहे हैं अपन, 12 मिनट में ये कहाँ पर होगी सोनिया, मान लो 12 मिनट में यहाँ पर है, ठीक है, 12 मिनट में यहाँ पहुँच गई। फिर सेकेंड राउंड पे आते हैं, भाई दोनों एक जगह पे तो नहीं मिले ना, 12 मिनट में ये तो यहीं पहुँचेगी, है ना। अच्छा जी, सेकेंड राउंड की बात करते हैं। 18 मिनट अगर होते ना तब सोनिया अपने स्थान पर होती, लेकिन ये 18 मिनट में फिर आगे निकल जाता, सही बात है। सेकेंड राउंड की बात करें हम, तो सेकेंड राउंड में देखो ये सोनिया और ये रवि, हम रवि को यूँ लेकर चल रहे हैं कि रवि जो अपने स्थान पे आ रहा है वापस, ठीक है, हर 12 मिनट में, तो अगले दूसरे राउंड में ये यहाँ पर पहुँचेगा 12 मिनट में, ठीक है, और 12 कितनी हो जाएंगी, 24 मिनट हो जाएंगी। अब ये जो सोनिया है ये 12 मिनट में, देखो अगले 6 मिनट और जोड़ देंगे तो 18 हो जाएंगी, तो अगले 6 मिनट में तो ये अपने स्थान पर होगी, लेकिन 12 जोड़ना है हमको, तो 6 और आगे चला जाएगा, ठीक है,
तो मान लो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो 12-12 कितने हो गए, यहाँ आई तो 12-12 हो गए 24 मिनट, ठीक है। ये सोनिया के लिए। चलो जी, अब तीसरे राउंड की बात करते हैं। अभी भी नहीं मिले ना ये अपने स्थान पे, अभी भी नहीं मिल रहे। थर्ड राउंड की बात करते हैं। रवि तो अपने स्थान पे ही है, तो रवि को कितने हो जाएंगे, 36 मिनट लग जाएंगे ना, हर 12 मिनट की बात कर रहे हैं। रवि को तो फिक्स किया हुआ अपन ने, इसी पे है वो, इसी स्थान पे है, ठीक है। दौड़ रहा है बस, वापस 12 मिनट पे आके यहीं मिलता है, ठीक है। सोनिया की बात करें, सोनिया 24वें मिनट में यहाँ पर थी, ठीक है। अब इसमें 12 मिनट जोड़ें तो 24 और 12 होते हैं 36। तो बताओ 36 के मिनट पे कहाँ पर होगी। देखो हर एक चक्कर की उसको लगते हैं 18 मिनट, तो 2 चक्कर के कितने हो गए, 18 दूने 36, यानी कि ये वापस अपने उसी स्थान पर होगी। 2 चक्कर पूरे कर लेगी ना ये। अगले 12 मिनट इसमें जोड़े हमने, 12 मिनट ऐड किए तो 24 और 12 हो गए 36, और 36 पे तो यहाँ अपने प्रारंभिक स्थान पर होगी। 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे इसके, होंगे कि नहीं होंगे। 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर के, तो 2 चक्कर में 36 मिनट, और ये भी अपने प्रारंभिक स्थान पर आ गया, यानी कि वो आंसर हमारा क्या होगा, 36 मिनट होगा। अब ये 36 आएगा कैसे बच्चों, ये तो हमने डायग्राम से कंसेप्ट को समझा है। देखो 18 और 12 का एलसीएम जो होता है वो होता है 36, हमको वही निकाल के यहाँ पर बताना है। थोड़ा सा हम लिख देंगे, बाकी सब राम भरोसे, ठीक है। देखो जी, राम भरोसे तो नहीं है, बढ़िया करेंगे कुछ ना कुछ। देखो जी क्या लिखेंगे, पहले हिंदी में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट, ठीक है, और रवि को 12 मिनट। मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लिख दो इसमें जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से लिख देना। ये एक चक्कर लगाने में लगते हैं। अब वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलें, वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलें, वह समय क्या होगा, 18 व 12 का एलसीएम। बस इतना लिख दो, काफ़ी है, ठीक है। 18 व 12 का एलसीएम, तो 18 को हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, फैक्टर करेंगे इसके प्राइम फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, ठीक है। एलसीएम निकालना आपको आता ही है, ये हो जाएगा 2⁻1 इंटू 3⁻2, और ये हो जाएगा 2⁻2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, मैक्सिमम पावर्स देख लो फैक्टर्स की, तो 2⁻2 इंटू 3⁻2, 4 इंटू 9, तो कितना आएगा 36, ठीक है। तो अब नीचे लिख दो, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, इंग्लिश वाले बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। तो देखो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो लिखेंगे, सोनिया 18 मिनट लेती है ना, तो सोनिया टेक्स 18 मिनट, ओके। बस इसका ट्रांसलेशन करना है। एंड रवि टेक्स 12 मिनट, ओके, फॉर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर फील्ड, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन दे विल मीट एट सेम पॉइंट द टाइम विल बी, क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, सही बात है। तो 18 का फैक्टर वही 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 इंटू 3 स्क्वायर,
और 12 के फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इक्वल 36। ठीक है, अब नीचे लिख दो बस, ये आंसर हो गया आपका 36 मिनट। ठीक है, तो एक्सरसाइज अपनी हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा ही लगा होगा, काफ़ी मेहनत करता हूँ जी आप लोगों के लिए। और जो सब्सक्राइब वाला बटन है, लाइक वाला बटन है और कमेंट और शेयर वाला बटन, ये सब आपकी हेल्प मांग रहे हैं, उनकी हेल्प कीजिए। उनकी हेल्प करोगे तो एक तरह से मेरे लिए ये गुरु दक्षिणा ही हो जाएगी। थैंक यू, वीडियोस देखते रहें। जय हिंद।